दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ लोअर पीसीएस और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। दोस्तों देखिए, इसमें कथन है कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण है कि धातु अणुओं के पारस्परिक संघटन से ऊष्मा ऊर्जा का विमोचन होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं और इस प्रक्रिया में ये अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इससे चालक का ताप बढ़ जाता है और इस प्रकार कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस प्रकार का होता है? श्रेणी संबंधन, समानांतर संबंधन, श्रेणी और समानांतर संबंधनों का संयोग या प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंधन और अन्यत्र समानांतर संबंधन। तो सही उत्तर है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समानांतर संबंधन होता है, यानी घरेलू विद्युत तारों का जो परिपथ होता है वो समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। दोस्तों यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो ये प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संबंधन होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः इस तरह का समायोजन होता है। तो समानांतर क्रम में घरेलू विद्युत तारों का जो है परिपथ बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार कैसा होता है? ऑप्शन है विद्युतमय तार, भू तार, उदासीन तार, फ्यूज तार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उदासीन तार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों घरेलू विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाले तारों को भ्रम की स्थिति से बचने के लिए 3 रंगों में विभक्त किया गया है। लाल रंग का तार सजीव या फेज होता है, काले रंग का तार उदासीन होता है और हरे रंग का तार जो है आधार या अर्थ को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? मानव शरीर जो कि शुष्क रूप में होता है उसके प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है? तो सही उत्तर है 10 टू द पावर 4 ओम। दोस्तों मानव शरीर जो कि शुष्क रूप में है विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि सामान्यतः 10 टू द पावर 4 ओम होती है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ये 10 टू द पावर 5 ओम या उससे अधिक भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप जानते हैं CFL ट्यूब या CFL बल्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है लेसर, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत कोड या वैद्युत संदीप्ति। तो सही उत्तर है वैद्युत संदीप्ति। आप जान लीजिए डायोड जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको लाइट एमिशन डायोड कहा जाता है LED, एक ऐसा अतिमिश्रित डायोड होता है जो कि दृश्य और अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है और इन डायोडों में अलग अलग अर्धचालक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं जिसके अनुसार ही ये विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे गैलियम फास्फाइड हरे रंग का, सिलिकॉन कार्बाइड नीले रंग का और गैलियम आर्सेनाइड अवरक्त या अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड वैद्युत संदीप्त या इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते हैं कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं।
कथन और कारण है आपका लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। तो दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न कि एलईडी और फ्लोरोसेंट लैंप के संबंध में आपको बताना है। तो सही उत्तर है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। क्यों? तो आप जान लीजिए एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में मुख्यतः प्रकाशोत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसका जीवन काल सीएफएल की तुलना में अधिक होता है क्योंकि एलईडी लैंपों में सीएफएल की तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है। अगला प्रश्न है सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है। यहाँ पर दिए गए कोटों के आधार पर आपको बताना है। तो दोस्तों प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। बिल्कुल सही है। सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है, ये सही नहीं है। और एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। तो 1 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सीएफएल यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में पारावाष्प से विद्युत गुजरकर परावैगनी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है जिसे लैंप के अंदर फास्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। सीएफएल का औसत कार्यकाल 6000 से 15000 घंटे का होता है जबकि एलईडी लैंप सामान्यतः 15 से 30 वर्षों तक चल सकता है। एलईडी लैंपों में पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोडों, ऑर्गेनिक एलईडी या पॉलीमर एलईडी तकनीक का प्रयोग होता है। सीएफएल की तुलना में एलईडी लैंप अधिक ऊर्जा सक्षम है और पारंपरिक प्रकाश बल्बों की तुलना में एलईडी 22% कम ऊर्जा की खपत करते हैं जबकि प्रकाश बल्बों की तुलना में सीएफएल ये 75% कम ऊर्जा की खपत करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सड़क प्रकाश व्यवस्था। देखिए सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न होती हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम बत्तियाँ प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही है। सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है, ये गलत है। और सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक बड़ी होता है जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो 1 और 3 आपका सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि सोडियम बत्तियां ओमनी डायरेक्शनल यानी सर्व दिशात्मक होती हैं यानी 360 डिग्री प्रकाश उत्पादित करती हैं। इससे प्रकाश का अपव्यय होता है जो उन्हें कम कुशल बनाता है। इसके विपरीत एलईडी दिशात्मक प्रकाश स्रोत हैं जो एक विशिष्ट दिशा में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और कथन एक सत्य हो जाएगा। किसी भी अन्य प्रकाश तकनीक की तुलना में एलईडी का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कथन 2 असत्य है। और सोडियम लैंपों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश एक वर्णी होता है यानी उसमें केवल एक रंग का प्रकाश होता है। इसके विपरीत एलईडी विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अतः कथन 3 सत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब या प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है आपको बताना है। तो सही उत्तर है मरकरी यानी पारा और नियान। दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन जीनान या नियान गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, क्यों। तो सही उत्तर है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रकाश प्रसारित विकिरणित करने के लिए अधिक बाह्य सतह होती है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है और ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप जान लीजिए फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा
विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। 100 वाट का बल्ब, बिजली का बल्ब केवल 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब लगभग 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो दिए गए कथनों में कोई भी कथन सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, या अणुओं को दोलित करके। तो सही उत्तर है अणुओं को दोलित करके। दोस्तों, ट्यूबलाइट में विद्युत का प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों यानी पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तीव्र गति से गमन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। चूंकि मनुष्य की आंख इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं होती है, इसलिए शीशे की ट्यूब को एक प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए, विद्युत बल्ब के अंदर जो है आप जान लीजिए कि इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा होता है। ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विद्युत बल्ब में दोस्तों नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती हैं। इसका आविष्कार सबसे पहले एडिसन ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली, तो ऑप्शन है लाइन वोल्टता बढ़ाती है, लाइन वोल्टता घटाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, और निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। तो सही उत्तर है प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली जो है वो लाइन वोल्टता बढ़ाती है। दोस्तों, प्रतिदीप्त नलिकाओं या ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है जो धारा को बढ़ाकर चोक को प्रेषित करता है। चोक कुंडली प्रेषित धारा की वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करता है, जिससे ट्यूबलाइट जल जाती है। इसके पश्चात स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है और चोक उच्च वोल्टता को कम करने तथा कम वोल्टता को उच्च करने का कार्य करता है और ट्यूबलाइट को खराब होने से रोकता है। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? आपको बताना है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलाम है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर है विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, विद्युत शक्ति जो है P है, विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यदि विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ाया जाए तो ये 4 गुना विद्युत शक्ति जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1 और 2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध भी 10 ओम होगा। और आप जानते हैं कि प्रतिरोध आप जान लीजिए दोस्तों, पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध भी 10 ओम ही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है तो इस बूंद का विभव कितना होगा? तो सही उत्तर है n⁻² 2/3 × V। दोस्तों, माना छोटी बूंद का आवेश Q है, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या R है। n बूंदों से मिलकर बड़ी बूंद का कुल आवेश Q1 = NQ हो जाएगा। बड़ी बूंद की त्रिज्या R हो जाएगी, क्योंकि n बूंदों का कुल आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा। जब इसको हम फार्मूले पर सेव करेंगे तो बड़ी बूंद का विभव जो है n⁻² 2/3 × V हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि परिणामित्र का प्रयोग बोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। कारण है, परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा या निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए तो सही है, परिणामित्र का प्रयोग बोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। कारण है कि परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा के परिपथ में किया जाता है। ये आपका सही उत्तर नहीं है, ए सही लेकिन आर गलत है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर या परिणामित्र किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य विद्युत परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इसके द्वारा कम वोल्टता की विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता की विद्युत शक्ति को कम वोल्टता पर परिवर्तित करके दूर दूर तक भेजा जा सकता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, दिष्ट या एक दिश या डायरेक्ट धारा के साथ नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किस लिए? तो उत्तर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर एसी यानी अल्टरनेट करंट को उपचयन या अपचयन यानी उसको घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी विभव को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है जिससे द्वितीयक कुंडली में विभव प्रवृत्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर या एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो सही उत्तर है, मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है और मोबाइल फ़ोन चार्जर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसमें किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ युक्तियां और संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से इसमें सही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है विद्युत से यांत्रिक, तो बिल्कुल सही है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, तो ये आपका सही नहीं है। सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक, सही नहीं है। एक और दो आपके सही सुमेलित हैं। आप देख लीजिए दोस्तों कि विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और सोलर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डीजल इंजन ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? तो सही उत्तर है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एसी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिव वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए डीसी जनरेटर में कंप्यूटेटर लगाते हैं जबकि एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं होती है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए, विद्युत शक्ति संचारण के लिए या इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए। तो सही उत्तर है, प्रत्यावर्ती धारा स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है रेक्टिफायर। दोस्तों, रेक्टिफायर एक वैद्युत डिवाइस होती है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। इन्वर्टर एक विद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा या डायरेक्ट कनेक्ट को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग कनेक्टर में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर
क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति उन उपकरणों को करता है जो अलग अलग वोल्टेज का उपयोग करते हैं। और ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। ये मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन और अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है कैसे? तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में कैसे बदला जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो ये आपका गलत है। ए सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि जो भारत में जो विद्युत कंपनियां 0.5 हर्ट्ज तक या 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है। दोस्तों, पावर ग्रिड के सामान्य संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है। इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान्य है। इससे कम या ज़्यादा होने पर ग्रिड फेल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? बढ़ते क्रम में यानी कम से अधिक में। तो सबसे कम बिजली पंखा, उसके बाद टेलीविज़न, फिर विद्युत प्रेस और सबसे अधिक इलेक्ट्रिक केतली। तो ये जो है दोस्तों, ये विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। आप जान लीजिए, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं द्वारा प्रत्येक उपकरण की एक पावर रेटिंग निर्धारित की जाती है जो उस उपकरण के द्वारा खपत की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा को निर्दिष्ट करती है। और इसमें अगर जो पावर रेटिंग के आधार पर देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा के खपत के बढ़ते क्रम में पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस और सबसे अधिक इलेक्ट्रिक केतली विद्युत खपत करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? आपको बताना है। भूकरेट के अंदर की चक्रक रेखाएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूकरोट के अंदर की चक्रक रेखाएं हैं। दोस्तों, भूकरोट के अंदर चक्रक रेखाएं या जो चक्रिक रेखाएं इस तरह से चलती हैं, यही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं और इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आपको बताना है। तो उत्तर है सौर सेल। दोस्तों, सोलर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल जो होते हैं, ये कृत्रिम उपग्रह में जो है ये सौर ऊर्जा का या ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाते हैं जिनके संचालन के लिए सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है। ये सौर सेलें सिलिकॉन की बनी होती हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी SBSP को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण है कि SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता भी है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में इस प्रणाली में अंतरिक्ष में स्थित भू समकालिक कक्षा में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे और इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंगों या लेसर प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा। भू समकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत यानी 99% सौर ऊर्जा अबाध रूप से आपूरित होती रहती है। और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जनन करती है, जबकि सौर तापी प्रक्रिया दृष्ट धारा का। तो ये गलत है। और भारत के पास सौर तापी प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टी प्रौद्योगिकी के नहीं। तो ये भी गलत है। केवल और केवल एक सही है। कैसे? तो आप जान लीजिए, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी में प्रकाश वोल्टी प्रभाव का प्रदर्शन करने वाले अर्धचालकों द्वारा सौर विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हालांकि प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया जो है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का जनन करती है। सौर तापी प्रणालियाँ प्रकाश वोल्टी प्रणालियों से भिन्न हैं, क्योंकि ये सौर ऊर्जा के द्वारा तापीय ऊर्जा का जनन करती हैं, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। मार्च 2013 में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि भारत की कुल सौर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है और भारत के पास प्रकाश वोल्टी प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है। अगला प्रश्न है, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, पहला कथन है दोस्तों कि सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। तो ये सही नहीं है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वाले पंपों के लिए नहीं। तो दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। सौर जल पंप ऐसा विद्युत पंप है जिससे विद्युत एक या एकाधिक फोटोवोल्टेइक पैनल द्वारा प्रदान की जाती है। सौर जल पंप में सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंप और सबमर्सिबल दोनों के लिए होता है। यह पंप सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री और पिस्टन वाले पंप के लिए भी करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला तत्व सीरियम है। आप जान लीजिए कौन सा जो है सिलिकॉन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सिलिकॉन आप जानते हैं कि सोलर सेल में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में किया जाता है और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं क्या? तो उत्तर है, प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं और इनसे जो है सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोटोवोल्टी सेल संबंधित हैं किससे? तो सही उत्तर है, फोटोवोल्टी सेल सौर ऊर्जा से संबंधित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आप जानते हैं फोटोवोल्टिक कोशिकाओं या फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा दोस्तों पीवी डिवाइस या सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत प्रकाश वोल्टी इकाइयों के उपयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। सही नहीं है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। तो न तो 1 और न ही 2। कैसे? तो दोस्तों 2016 ITA सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टॉप मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत सिलिकॉन वेफर्स यानी सेमीकंडक्टर के उत्पादन के रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। प्रथम 3 स्थानों पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एक एकीकृत कार्यक्रम के लिए योजना बनाना और निष्पादन करना है। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो कि विद्युत धारा अध्याय से संबंधित थे। आगे की वीडियो में हम चालकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।